2024 भारत में हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव हुए, लेकिन इन चुनाव का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है कि नहीं। इस पर काफी ज्यादा बहस हुई, किसी ने इसका पक्ष लिया तो किसी ने नहीं। बल्कि भारत में तो एक इलेक्शन कैंपेन चलाया जा रहा था जिसमें अब की बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और बीजेपी मेजॉरिटी मार्क लाने से भी पीछे रह गई। लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी जिंदाबाद के नारे लगाए और हर किसी को ये बता दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और रहेगा। मगर आज हम मोदी की बात नहीं बल्कि उनके खास मित्र कहे जाने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात करने वाले हैं, जो कि 1999 से कभी रूस के प्रधानमंत्री बने तो कभी राष्ट्रपति, लेकिन चाहे वो जिस भी पोजीशन पर रहे हो, पावर उनके पास ही रही। पुतिन वहां 25 सालों से राज कर रहे हैं, जबकि रूस में हर 6 साल में इलेक्शन भी करवाए जाते हैं और जिसमें लगातार 2 कार्यकाल की सीमा होती है। लेकिन इन सब के बावजूद पुतिन अब तक कैसे रूस पर राज कर पा रहे हैं? क्या कोई भी पुतिन को हटा नहीं सकता? और क्यों एक बंदे ने बगावत करने की सोची? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 24 जून 2023 को एक आदमी पूरी रूस की मीडिया में छा रखा था। ऐसा बहुत सालों बाद हुआ था कि कोई पुतिन से ज्यादा मीडिया में दिखाया जा रहा था, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब इसे पुतिन का सबसे ज्यादा लॉयल बंदा माना जाता था। मगर इस बार इसने पुतिन के ही पीठ पर खंजर घोंप दिया था। इस आदमी का नाम था येवगेनी प्रिगोजिन। ये एक प्राइवेट मिलिट्री चलाता था और इसकी ही सेना यूक्रेन में रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रही है। लेकिन 24 जून को कुछ उल्टा ही घटता है। प्रिगोजिन पुतिन के खिलाफ बगावत छेड़ देता है। ये पहली बार था कि किसी व्यक्ति ने खुद पुतिन को ही चैलेंज कर दिया हो। सुबह होते ही उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर रूसी सैन्य मुख्यालय पर धावा बोल दिया और रूसी शहर रोस्टोव ऑन डॉन को घेर लिया। यहाँ वो टैंकर और आर्मी व्हीकल्स लेके जबरदस्ती घुस जाता है और वो इसके साथ ही एक वीडियो जारी करता है जिसमें लोगों को वो अपनी फोर्स ज्वाइन करने के लिए कहता है और 25,000 सैनिकों को लेके वो पुतिन के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान भी करता है। लेकिन पुतिन और प्रिगोजिन की कहानी आज से नहीं बल्कि 90s के दशक से शुरू हो गई थी। प्रिगोजिन सोवियत यूनियन के टाइम पर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था और इसीलिए ही उसका वक्त ज्यादातर जेल में कटा। पुतिन और प्रिगोजिन रूस के एक छोटे से परिवार से आते हैं और प्रिगोजिन सेंट पीटर्सबर्ग के कठिन इलाकों में पला बड़ा था, जहां से राष्ट्रपति पुतिन भी आते हैं। ये लोग एक दूसरे को 1990 के दशक से जानते थे। इन दोनों की मुलाकात प्रिगोजिन के जेल से रिहा होने के बाद हुई, जहां उसे धोखाधड़ी और डकैती के आरोप में 9 साल जेल में रखा गया था। जेल से छूटने के बाद वो अपना रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करता है। पुतिन अपना जन्मदिन ज्यादातर उसी के रेस्टोरेंट में मनाते थे और यहाँ तक कि उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और फ्रांस के जैक्स शिराक सहित आने वाले नेताओं को डिनर प्रिगोजिन ही सर्व किया करता था। उनको अक्सर पुतिन का पर्सनल शेफ भी कहा जाता था। इसके साथ ही प्रिगोजिन को रूस के स्कूलों और मिलिट्री में खाना बनाने के भी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। इसके बाद उन्होंने एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी खोली, जहां 2010 में पुतिन को वो फैक्ट्री दिखाते हुए देखा गया। लेकिन इतने कम समय में इतना सब कुछ पाना, वो भी बिना किसी के सर पर हाथ रखे हुए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप समझ ही गए होंगे कि पुतिन की मदद से प्रिगोजिन ने कितना कुछ थोड़े ही समय में पा लिया था। इसके बदले वो पुतिन के एक सीक्रेट जासूस भी बन गए थे और आसपास की सारी खबरें उनके पास पहुंचाने लगे। लेकिन 2014 ऐसा टाइम था जब पूरे रूस को उनकी असली पहचान पता चली और वो ईस्टर्न यूक्रेन के डॉनबास इलाके में पुतिन के कहने पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और इसके ठीक बाद प्रिगोजिन ने उसी साल एक भाड़े के संगठन के रूप में वैगनर की स्थापना की, जो यूक्रेन में और दुनिया भर में रशिया के फायदे के लिए लड़ रहा था। लेकिन उस वक्त प्रिगोजिन ने कभी भी इस संगठन का पार्ट ना होने का दावा किया और उसके खिलाफ मिले सभी सबूतों को गलत बताया। मगर दुनिया समझ चुकी थी पुतिन और प्रिगोजिन मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। वैगनर ग्रुप रूस की एक साइडलाइन मिलिट्री बन के दुनिया भर के अलग अलग देशों में लड़ रही थी। वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, लीबिया, मोजाम्बिक, माली, सीरिया और यूक्रेन में अपनी प्रेजेंस बना चुका था। वैगनर ग्रुप ने इन सारे देशों में कुछ ऐसे काम किए जिन्हें ह्यूमन राइट्स ने भी गलत बताया और यहाँ के लोगों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म ढाए। लेकिन प्रिगोजिन को इन सब से कहाँ फर्क पड़ना था, क्योंकि उसका बिजनेस एम्पायर तो रूस में बढ़ता जा रहा था। प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक रशियन ट्रोल फार्म सेटअप किया, जो कि एक इंटरनेट रिसर्च एजेंसी थी।
यहाँ से वो रशियन प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच फैलाता था और यहाँ तक कि 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी इंटरफेयर करने का उस पे आरोप लगा था। लेकिन अचानक ही सब बदल जाता है और प्रिगोजिन पुतिन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, जो कि आज तक पुतिन के किसी भी मोस्ट ट्रस्टेड एंड लॉयल बंदे ने नहीं किया है। पिछले 20 सालों से पुतिन ने अपने लिए एक शील्ड बना रखी है जिसमें सीक्रेट पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री ग्रुप्स शामिल हैं। अगर पुतिन को कभी भी कोई चैलेंज करता था तो ये उसका सफाया कर देते थे। लेकिन ये लोग कौन हैं जो पुतिन को हमेशा पावर में रखते हैं और क्यों पुतिन का खास उनका ही दुश्मन बन गया? इसकी शुरुआत होती है सोवियत यूनियन के द कमिटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी से, जो कि एक इंटेलिजेंस सीक्रेट सर्विस एजेंसी थी। इसमें 1000 से भी ज्यादा सीक्रेट एजेंट थे और इनका काम फॉरेन कंट्रीज और सोवियत यूनियन में स्पाई करना होता था। ये सोवियत लीडर्स, मीडिया और ऑर्गेनाइजेशंस को मॉनिटर करते थे ताकि टॉप सोवियत लीडर्स पावर पर हमेशा काबिज रह सके। इसके अलावा केबीजी सेना पर भी जासूसी करता था ताकि नेताओं को सत्ता में बनाए रख सके। केजीबी को सेना के विरुद्ध खड़ा करके सोवियत नेताओं ने सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखी और वो भी दशकों तक। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनका पतन होना शुरू हो गया और सोवियत यूनियन बिखर जाता है। जब सोवियत संघ का पतन हुआ, केजीबी का भी पतन हो गया और नए रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने इसे तोड़कर कई छोटी छोटी एजेंसीज बनाई और इनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई। द फेडरल काउंटर इंटेलिजेंस सर्विस रूस के भीतर खतरों को रोकने के लिए बनाई गई। द फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस दूसरे देशों में जासूसी के लिए। द फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस को राष्ट्रपति सुरक्षा करनी थी और बचे हुए लोगों को बॉर्डर कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ईव्सड्रॉपिंग और रशिया के सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर्स को बचाने की जिम्मेदारी दी गई। ये सब अब रूस की सुरक्षा सेवाएं बन चुकी थी। 1990 के दशक में बोरिस काफी कमजोर थे और उनके आसपास नए गुट उभर रहे थे। पॉलिटिकल राइवलरी भी बढ़ रही थी और अमीर लोग, जिन्हें ओलिगार्क्स कहा जाता था, वो भी सत्ता पाने के लिए आगे आ रहे थे। बोरिस इन सबसे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन तभी एक युवा व्लादिमीर पुतिन का उदय होता है और वो सही समय पर सही जगह उस वक्त बोरिस को मिल जाते हैं। 1980 के दशक में पुतिन पूर्वी जर्मनी में केजीबी अधिकारी थे। फिर 90 के दशक में वो एक मिड लेवल ब्यूरोक्रेट से अचानक ही हेड ऑफ एफएसके बन जाते हैं। एफएसके, जिसका नाम बदलकर एफएसबी कर दिया गया। इसके बाद वो रूस के हेड ऑफ रशिया सिक्योरिटी काउंसिल बना दिए जाते हैं, जहां वो रशिया सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेट किया करते हैं। इसके बाद बोरिस पुतिन को अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं और यहाँ से पुतिन रूस की सरकार का पार्ट बन जाते हैं। इसके बाद बोरिस राष्ट्रपति के पद से अचानक ही रिजाइन कर देते हैं और वो 47 वर्षीय पुतिन को अपना सक्सेसर चुनते हैं। इसके बाद शुरू होता है पुतिन का कहर। पुतिन तुरंत सत्ता को मजबूत करने के लिए निकल पड़ते हैं और उन्होंने केवल उन्हीं लोगों को बुलाना शुरू किया जिन्हें वो जानते थे और विश्वास था कि इन पे वो भरोसा कर सकते हैं। एफएसबी वो सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी थी जो बिल्कुल पुराने केबीजे जैसा दिखता था। यहाँ तक कि ये अपना काम पुरानी केबीजे बिल्डिंग से ही किया करते थे। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद पुतिन ने एफएसबी को सीधे अपने अंडर लिया। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद ही एक्सपैंड करने लगे। सबसे पहले एफएसबी को ओलिगार्क्स को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया जाता है और खासकर उनको जो भी पुतिन के लॉयल नहीं थे, और यहाँ तक कि कई राइवल पॉलिटिशियंस को भी अरेस्ट करवाया गया। इसके अलावा एफएसबी ने कई लोगों पे फर्जी आरोप लगा के गिरफ्तार किया, जिनमें भी ज्यादातर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और वो लोग जो पुतिन के खिलाफ थे उनको ले जाया गया। इस तरह पुतिन ने 2000 के दशक की शुरुआत में इतनी सत्ता हासिल कर ली जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। इसके बाद उन्होंने दूसरी सुरक्षा सेवाओं को भी एलिवेट किया। पुतिन रूस के हजारों जासूसों को अपनी तरफ खींच रहे थे और अब तो पुलिस अधिकारी और सैनिक पुतिन के पक्ष में ही थे। इन सबको अपने साथ करके पुतिन ने एक बहुत मजबूत दीवार बना दी थी और किसी को भी अपने विरुद्ध उठने से रोक दिया। इन सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स और फॉर्मर मेंबर्स को सिलियोविकी कहा जाता है और पुतिन ने इनमें से ही कई मेंबर्स को अपने इनर सर्कल का पार्ट बनाया। कुछ भरोसेमंद राजनेताओं और सैन्य नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया। ये ऐसे लोगों का कलेक्शन था जिन्हें पुतिन ने पावर और पैसा दिया और उन्हें बस पुतिन के लिए लॉयल रहना था और उसके हर डिसीजन को फॉलो करना था। वैसे इनमें से कई सिलोविकी मेंबर्स वो थे जिन्होंने पुतिन के साथ केजीबी में पहले से काम कर रखा था। हेड ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल निकोलाई पत्रुशेव पुतिन के साथ 70s में केजीबी में काम करते थे। ऐसे ही सेम हेड ऑफ द एफएसबी एलेक्जेंडर बोर्टनिकोव ने पुतिन के साथ काफी काम किया था और हेड ऑफ द एसवीआर सेर्गेई नारश्किन जो पुतिन के साथ 1990s में काम किया करते थे,
चूंकि उनके पद पुतिन की श्रेणी में थे, इसलिए उन्होंने सुरक्षा सेवाओं की इस दीवार को बनाए रखने में मदद की और इसके साथ ही मिलिट्री को भी पुतिन के साइड से हटने नहीं दिया। यहाँ तक कि अब पुतिन इतने पावरफुल हो चुके थे कि एक उन्होंने ऑपोजिशन लीडर को भी मरवाना शुरू कर दिया। बोरिस नेमसोव जो एक ऑपोजिशन लीडर था, उनका रेड स्क्वायर में कत्ल करवा दिया जाता है। चाहे मीडिया में कुछ बताया नहीं गया, मगर सबको पता था कि इसके पीछे किसका हाथ है। वो इन एजेंट से ऐसे काम करवाते कि किसी को शक भी नहीं होता था, और जो भी पुतिन के अगेंस्ट बोलता या खड़ा होता उसको ऐसे पॉइजन देते थे जिससे पता भी नहीं चलता था कि आखिर मौत कैसे हुई। इसलिए पुतिन ने इसे तख्ता पलट करने के लिए कुछ रणनीति विकसित की है। इन सब के बाद भी पुतिन और उनसे पहले के भी रूसी नेताओं के दिमाग में एक टेंशन हर बार चलती थी, कहीं कोई उनके इनर सर्कल से ही बगावत ना कर दे। इसलिए पुतिन ने इसके लिए भी एक सॉलिड प्लान बनाया हुआ था। सबसे पहले पुतिन सारी सुरक्षा एजेंसी को एक जैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते थे। पुतिन ने एसवीआर, एफएसबी और मिलिट्री सबको दूसरी कंट्री में स्पाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी, और पुतिन ने खुद के लिए एक नई सुरक्षा सेवा बनाई जिसे नेशनल गार्ड के नाम से जाना जाता है। लंबे समय से ये जिम्मेदारी एफएसओ एंड एमवीडी के पास थी। पुतिन ने इन सब फोर्सेस को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, और कौन पुतिन को सबसे सही हेल्प देगा, ये कॉम्पिटिशन इनके बीच चलने लगा। पुतिन भी इसका फायदा उठाने लगे, और जो अच्छा काम करता था उसको कुछ न कुछ इनाम जरूर देते थे। सिर्फ यही नहीं, पुतिन ने इन सबको एक दूसरे के ऊपर भी जासूसी करने की अनुमति दी हुई थी। ऐसा सेम सोवियत यूनियन में भी होता था। वहां कई एफएसबी एजेंट्स दूसरे एफएसबी एजेंट्स द्वारा गिरफ्तार किए जाते थे। इसके साथ ही पुतिन इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस इनर सर्कल में ज्यादा एम्बिशियस दिखने लगता है, उसको तुरंत ही रिप्लेस कर दिया जाता है, और ऐसे ही रिप्लेस किया जाता है जो कम थ्रेटनिंग हो और ज्यादा लॉयल हो। सिर्फ एजेंसी या मिलिट्री ही नहीं, पुतिन के इनर सर्कल में भी जासूसी चलती रहती है, और इससे ये हुआ कि आज कई तो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन पुतिन के लिए यह सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर कोई भी उनके अगेंस्ट खड़े होने की प्लानिंग करता है तो वो दूसरा बंदा डायरेक्ट पुतिन को जाके ये सब बता सकता है, और फिर उसको इनर सर्कल से निकाल दिया जाता है। लेकिन इतनी तगड़ी प्लानिंग के बाद भी इसमें एक लूप होल निकल के आता है, और वो है वैगनर हेड पुतिन के खिलाफ बगावत कर देता है। हुआ यूं कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, रशियन मिलिट्री यूक्रेन की कैपिटल कीव को कैप्चर करने में फेल हो गई, और बस कुछ ईस्ट और साउथ के पार्ट्स भी कैप्चर कर पाई। लेकिन पुतिन, जो अब तक बहुत कॉन्फिडेंट थे यूक्रेन को छीनने में, अचानक ही उनको एक झटका लगता है, और पुतिन को डर लगने लगा कहीं ये फेलियर उनकी पावर को कम ना कर दे, और जो उनका इनर सर्कल है कहीं पुतिन से उनका भरोसा ना उठ जाए। इसलिए पुतिन तभी के तभी ऑर्डर जारी करते हैं और एफएसबी लीडर्स को बैड इंटेलिजेंस रिपोर्ट देने के जुर्म में गिरफ्तार करवा लेते हैं। इसके अलावा वो 100 नेशनल गार्ड मेंबर्स को भी फायर कर देते हैं, इंक्लूडिंग उनके सेकंड इन कमांड पर्सन, और कई मिलिट्री जनरल्स को भी निकाल दिया जाता है। प्रिगोजिन ये मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहता था, और उसे लगा पुतिन को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने का ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि वो एक ऐसा था जो यूक्रेन में लड़ रहा था। इसके बाद प्रिगोजिन रशियन मिलिट्री के टॉप जनरल्स को लेके काफी कमेंट्स करता है, और खुद की आर्मी को यूक्रेन इन्वेड करने में सबसे ज्यादा सफल बताता है। मगर पुतिन को इससे भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ये चाल चलते आए हैं, जहां दो लोगों के बीच की फ्यूड में पुतिन का फायदा काफी हुआ है। लेकिन जून 2023 पुतिन के मिलिट्री चीफ वैगनर ग्रुप के लीडर पे पलटवार करते हैं और उसकी सेना को साइडलाइन करने की बात कहते हैं। वो उसकी सारी वेल्थ और पुतिन तक उसके कनेक्शन तक को रोकने की बात कह देते हैं, जिसके बाद पुतिन इस पर कुछ बयान नहीं देते हैं, और प्रिगोजिन इन सब से परेशान होकर पुतिन के ऊपर ही हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। प्रिगोजिन अपनी आर्मी को लेके मॉस्को निकल जाता है, मगर मॉस्को पहुंचते ही सरेंडर कर देता है, और पुतिन उससे समझौता कर लेते हैं। लेकिन पुतिन इस बगावत को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते थे, क्योंकि अगर सबक नहीं सिखाया तो आने वाले टाइम में कोई और भी बगावत कर सकता है। इसलिए 2 महीने बाद एक खबर आती है कि वैगनर हेड अपनी मिलिट्री के कुछ लोगों के साथ बैठे एक प्लेन में जा रहे थे, और अचानक ही प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद प्रिगोजिन की इस प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह पुतिन आज तक रूस की गद्दी में विराजमान है, और लगता तो नहीं कि आने वाले सालों में अब कोई बगावत करेगा। आपको क्या लगता है पुतिन की इस स्ट्रैटेजी के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।